नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। संवाद से हर विवाद का हल निकलता है, लेकिन जब मकसद सिर्फ विवाद खड़ा करना हो तो फिर बात कहां तक पहुंच जाए कोई नहीं कह सकता। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जिन चौपाइयों पर सवाल खड़े किए, उस पर अब बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। जुबानी तकरार का इस हद तक पहुंचना यह बताता है कि बात सही दिशा में नहीं बढ़ रही। यह बेहद चुभने वाली बात है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसमें किसी तरह की हिंसा की जगह नहीं हो सकती। कल लखनऊ में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें आई, उसकी शिकायत अब पुलिस तक पहुंच गई है। दोनों तरफ से जानलेवा हमले की साजिश की लखनऊ पुलिस से शिकायत की गई। अब पुलिस को इसकी जांच करनी है, लेकिन इस बीच सपा की तरफ से बड़े संकेत आए हैं। पहले रामगोपाल यादव ने यह कहकर चौंका दिया कि भोले शंकर की बारात में हर तरह के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पता नहीं कब कौन काम आ जाए। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ माना जा रहा है, फिर सपा ने एक बड़ा फैसला किया। उसने मानस विवाद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने अखिलेश यादव पर सवाल खड़े करने वाली पार्टी प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से बाहर कर दिया। साथ ही ऋचा सिंह को भी निकालने का ऐलान किया गया। ऋचा सिंह ने भी स्वामी के बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। अब बात तो चुभेगी में इन तमाम खबरों के हर पहलू की बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने तेवर से साफ कर दिया है कि वो हर दिन इस मामले को हवा देते रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। तो भाजपा उन्हें रावण की दुर्गति के बारे में बता रही है। भाजपा का कहना है कि राम का विरोध करने वाले को क्या सबक मिलता है, ये सभी जानते हैं। इस बीच स्वामी पर हमले का आरोप लगाने वाले महंत राजू दास ने कहा कि उनकी स्वामी से निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन सनातन धर्म पर सवाल खड़े करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मानस की चौपाई पर महंत बनाम स्वामी, विवादों के स्वामी का सियासी अल्टीमेटम। मेरे ऊपर कितना भी हमला हो, कितना भी धमकियां क्यों ना आए, सरकार भी क्यों न शामिल हो, मैं महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात अगर उठाई है तो पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। मैं आरोप लगाता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, ये शुद्ध समाज का आतंकवादी भेड़िया है जो समाज को बांटने का साजिश कर रहा है। इसके पीछे आतंकवादियों की फंडिंग है। योगी सरकार पर चुभने वाला आरोप। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं दो बार दे दिया है। योगी सरकार का हिसाब वसूल जवाब। इतिहास इस बात का साक्षी है और पिछले दिनों के चुनाव परिणाम इस बात के साक्षी है कि राजनीति में शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट करने से ऐसे ही मुंह की खाते समाप्त हो रहे हैं। बीएसपी समाप्त हो रही है, सपा समाप्ति की हो रहे हैं। चौपाई पर विवाद में आतंकवाद शब्द की एंट्री। जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं। वो साधु संत कभी नहीं हो सकते। हमने तो कभी नहीं कहा हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमला उसने मेरे ऊपर किया, हमने तो उसके ऊपर हमला किया नहीं। नंबर 1। नंबर 2, उनके लोग, कई हजार लोग जो ट्वीट करके मुझको धमकी दे रहे हैं, मैंने तो नहीं रोया गया। उनके पास इतनी सुरक्षा है, फिर भी वो रो रहे हैं, गा रहे हैं। स्वामी के मानस बोल पर रामगोपाल यादव की बड़ी बात। ऐसा है कि मैं तो चाहता हूं कि विवाद होना ही नहीं चाहिए। हर ग्रंथ में कुछ बहुत अच्छी बातें होती हैं, एक आध बात ऐसी भी होती है जो सहमत नहीं हो सकते। जो सहमत नहीं हो उस पर चर्चा न करें। मानस विवाद का मुक्केबाजी अध्याय।
बात तो चुभेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की कोशिश मानस विवाद को भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर इसको लेकर कुछ असमंजस दिखाई दे रहा है। अलग अलग संकेत सामने आ रहे हैं। इस बीच मानस विवाद में आतंकवादी शब्द की एंट्री हो गई है। स्वामी ने कहा कि उन्हें धमकी देने वाले धर्मगुरु को वो आतंकी ही कहेंगे, तो भाजपा कह रही है कि आतंकवादियों को छोड़ने वाली पार्टी के नेता को ऐसी बात करने का हक नहीं। मानस विवाद पर जुबानी जंग, मुक्केबाजी और धक्का मुक्की तक क्या पहुंची, तकरार का नया अध्याय खुल गया। स्वामी कह रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है, तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास पर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। दोनों की तकरार में आतंकवाद और आतंकवादी शब्द खूब उछाला जा रहा है। जैसे लग रहा है कि बात चौपाई पर नहीं, आर पार की जंग की हो रही है। सभी संतों धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संघ की कतार में नहीं मानता। तो रूप से वो वामपंथी आतंकवादी है स्वामी प्रसाद मौर्य। शुद्ध रूप से समाज का ऐसा भेड़िया वो है कि समाज को बांटने का साजिश कर रहा है। मैं पुनः आरोप लगाता हूं, एक जिम्मेदार चैनल पर मैं आरोप लगाता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, ये शुद्ध समाज का आतंकवादी भेड़िया है जो समाज को बांटने का साजिश कर रहा है। स्वामी ने साफ कर दिया है कि जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी, जबकि भाजपा ने साफ किया है कि क्षुद्र राजनीति करने वाले मुंह की खाएंगे। जो रामायण में लिखा गया है, यमक अलंकार नाम की भी चीज़ है, कोई श्लेष अलंकार नाम की भी चीज़ है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकाला गया है। ऐसे ही सजना है मुझे सजना के लिए, ये तो फिल्मी गाना है, इसको ही अगर सुन लेते वो तो शायद ऐसी बातें नहीं करते, और जानते हुए कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश की राजनीति के। चौपाई पर छिड़े चपल संग्राम में छायावादी बयानबाजी का जोर है तो खुलकर हमले भी हो रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता विकास के मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो जो विकास की राजनीति, जो हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं प्रदेश सरकार के, उससे ध्यान भटकाने के लिए अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं, अनावश्यक विषयों को आगे ला रहे हैं। ये केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने की कोशिश करी जा रही है समाजवादी पार्टी के लोगों को। स्वामी प्रसाद मौर्य महंत राजू दास पर तभी से भड़के हुए हैं जब राजू दास ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर प्रतिबंध लगाने की स्वामी प्रसाद की मांग को लेकर उनका सर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। अब इसी पर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ पहुंची है कि मामला जुबानी टकराव के बाद मारपीट तक आ गया है। इसके नाते सवाल है अखिलेश यादव के ऊपर। जो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय में गीता को उछाला जाता है, समाजवादी पार्टी कार्यालय में रामचरितमानस को फाड़ा जाता है, समाजवादी कार्यालय में जो लोहिया राम के पदचिन्हों पे चलकर समाजवादी पार्टी का गठन किया था और समाजवादी विचार के मानने वाले को कुठाराघात करके भगवान राम को गाली दी जाती है। अब वो बैन करने की बात राजू दास ने साफ कर दिया है कि ये उनकी निजी लड़ाई नहीं, बात सनातन धर्म के सम्मान की है और वे स्वामी के खिलाफ पीछे नहीं हटेंगे। जबकि मौर्य ने भी आर पार की ताल ठोक दी है। वहीं सियासत की सरगर्मी भी बढ़ी हुई है। राम रावण संग्राम के पन्ने पलटे जा रहे हैं। राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है, तो कभी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे भारत का, देश का भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ताना बाना जो कमज़ोर हो और सामाजिक वैमनस्यता पैदा हो। ऐसे विवादित बयानों से लोगों की धार्मिक भावना आहत होती हैं। वो रामचरितमानस के लिए रावण नहीं मानता था, समझ रहे हो?
लेकिन उसके हृदय में राम ही राम रहते थे। लेकिन राम को न मानने का परिणाम ये हुआ कि भले ही उसने हृदय से माना तो वो स्वर्ग गया, लेकिन उसकी दुर्दशा क्या हुई। इस बीच महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को तहरीर भेजी। महंत राजू दास का आरोप है कि स्वामी ने 50 समर्थकों के साथ लखनऊ में उन पर हमला कर गला दबाने की कोशिश की। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या सपा के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य के रुख पर कोई तय रणनीति नहीं है? ये सवाल इस वजह से खड़ा हुआ क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के बाद अब रामगोपाल यादव ने भी स्वामी प्रसाद के विवादित बयान से तौबा कर ली है। मानस विवाद से जुड़े मुद्दे पर कुछ भी बोलने से उन्होंने तौबा कर ली है और इस दौरान जो कुछ कहा वो बड़े संकेत देने वाला है। इस बीच इस विवाद पर पार्टी के बाकी नेता भी खुलकर बोलने से बचते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वे विधानसभा में शूद्र कौन है वाला सवाल उठाएंगे। सपा अध्यक्ष के इस बयान को मानस की चौपाई विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य को मौन समर्थन देने वाला माना गया, लेकिन अब जबकि बात अयोध्या के साधु संत समाज से टकराव की तरफ बढ़ती दिख रही है तो पार्टी का रुख पहले से कुछ बदला दिख रहा है। ऐसे संकेत रामगोपाल यादव के इस बयान से सामने आए हैं। राजनीतिक दल जो है वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं। इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं और सबको लेके साथ चलना पड़ता है। कभी कभी सब काम आ जाते हैं। अब सवाल है कि क्या रामगोपाल यादव की तरफ से टेढ़े मेढ़े लोगों की बात स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कही गई? क्या वक्त पर काम आने का मतलब जातिगत समीकरण को साधने की मजबूरी से है? अटकलों की माने तो इशारा स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ ही था। हालांकि रामगोपाल यादव ने यह भी दोहराया कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसा है कि मैं तो चाहता हूं कि विवाद होना ही नहीं चाहिए। हर ग्रंथ में कुछ बहुत अच्छी बातें होती हैं, एक आध बात ऐसी भी होती है जो सहमत नहीं हो सकते। जो सहमत नहीं हो उस पर चर्चा न करें, जो है अच्छी उनको लेके चलें। इससे पहले शिवपाल यादव ने भी अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के समर्थन की जगह पहले उसे निजी बयान बताया, फिर मानस की कुछ चौपाइयों पर स्वामी बोल को लेकर कुछ भी कहने से बचने की कोशिश की। इस बीच सपा के करीबी सूत्रों की माने तो मानस विवाद पर पार्टी के नेता अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाले। अब सवाल है कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पिच पर खुलकर बैटिंग करने की जो छूट दी है वो कायम रहेगी या इसमें पहले से कटौती होने वाली है। निश्चित रूप से अखिलेश जी ने एक संदेश दिया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। और अखिलेश जी आप भी पहले बदजुबानी करते रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका अनुकरण करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस बदजुबानी में अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन आप अगर उनको सीख दे रहे हैं तो अपने भी अपने बदजुबानी को रोकना चाहिए और कहीं ना कहीं राजनीतिक मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। अब सबकी नजर स्वामी प्रसाद मौर्य पर है कि वो अपने आक्रामक अभियान को किस हद तक ले जाने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामचरितमानस के सियासी अध्याय के बीच आज समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया। पार्टी ने उन दो नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खड़े थे और रामचरितमानस का समर्थन कर रहे थे। उनमें एक नाम रोली मिश्रा तिवारी का है तो दूसरा नाम ऋचा सिंह का है। दोनों ही नेता लगातार ट्विटर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मुद्दा उठाया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा और यह साफ हो गया है कि अगर पार्टी की इस लाइन से हटकर कोई बयानबाजी करेगा तो उसे भी बाहर करने में देर नहीं की जाएगी। दरअसल रोली तिवारी मिश्रा ने यहां तक मांग की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। वो हर रोज कोई ना कोई ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य पर कर रही थी, उन पर सवाल उठा रही थी। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर भी एक ऐसा ट्वीट कर दिया था जिस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी आपत्ति जताई थी। जूही सिंह ने बाकायदा ट्वीट करते हुए रोली मिश्रा को ऐसी भाषा ना इस्तेमाल करने की नसीहत दी थी। वहीं ऋचा सिंह ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं
और अपने खत्म हो चुके सियासी करियर को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर उनका हाथ है और स्वामी के सहारे ही वो लोकसभा चुनाव में दलित पिछड़ों को साधने की बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोर्ट से 2 साल की सजा होने के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हो चुकी है, यानी रामपुर के सियासी मैदान में एक बार फिर उपचुनाव का माहौल बन गया है। इसके लिए हर सियासी दल की तैयारियां तेज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर उस भाजपा पर है जिसने पिछले कुछ महीनों में रामपुर में हुए 2 उपचुनावों में कमल खिलाया। भाजपा ने पहले लोकसभा उपचुनाव में सपा और आजम खान को झटका दिया, फिर रामपुर सदर की विधानसभा सीट पर विजय रथ जारी रखा। अब निगाहें स्वार सीट पर। रामपुर में फिर एक बार सियासी मैदान सजने वाला है। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है और फिर एक बार सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या आजम खान रामपुर में अपनी सियासी विरासत को पूरी तरह से खो देंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि रामपुर में समाजवादी पार्टी की विरासत को कौन बचाएगा, क्योंकि आजम और अब्दुल्ला में से कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ सकता है। लोकसभा उपचुनाव में सपा ने आजम खान को फ्री हैंड दिया था, जिसमें आजम ने आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गए। फिर रामपुर उपचुनाव में भी आजम ने आसिम पर भरोसा जताया, फिर भी उनकी हार हुई। अब सवाल ये भी है कि सपा की तरफ से अब्दुल्ला की सीट पर दावेदारी में कौन उतारा जाएगा। नुकसान तो जाहिरा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका समाजवादी पार्टी में कल भी वही खत था, आज भी वही है, क्योंकि वो हमारे सिर के ताज हैं, हमारे नेता। आजम खान साहब हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे और हमारे सर के ताज हैं। आजम और सपा के खेमे में जहां एक तरफ सन्नाटा है तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता जश्न में डूबे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त सपा ने रामपुर में 3-2 की जो बढ़त बनाई थी वो घटकर 1-3 पर आ गई है। और अगर स्वार में भी भाजपा जीत गई तो रामपुर में भाजपा 1-4 से जबरदस्त बढ़त बना लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, कोई भी चुनाव हो, और ये तो अचानक एकदम चुनाव आया है और हम तो चुनाव की कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार रहती है, क्योंकि हम तो जब से चुनाव होता है और चुनाव जीतते हैं उसी दिन से हम तो हमारी पार्टी तैयारी कर लेती है दूसरे चुनाव के लिए। लेकिन हमारी पार्टी पूरी तैयार है, लेकिन जिसे भी पार्टी हमारा प्रत्याशी बनाएगी है ना, उसे चुनाव लड़ाएंगे और दिलो जान से जिता के भेजेंगे। सपा की मुश्किल सिर्फ भाजपा का खेमा ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि आजम की सियासी दीवार को गिराने में सभी विरोधी एकजुट हैं। पिछली बार स्वार सीट से अब्दुल्ला के खिलाफ हमजा मियां ने अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हमजा मियां भाजपा गठबंधन के इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी थे जो अब्दुल्ला से हार गए। हालांकि इस बार उनके हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। देखिए, अगर पार्टी के आदेश अनुसार काम किया जाएगा, सबसे पहले अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो इतने वोट स्वार टांडे से अब की बार लेके आऊँगा कि पूरे ज़िले में आप देख लीजिएगा, पूरे ज़िले की बाकी सीटें एक तरफ और स्वार टांडे की सीट एक तरफ। और एक बार ये सीट अब की बार पार्टी के पाले में आ जाएगी, ऊपर वाले ने चाहा तो आज के बाद ये सीट समाजवादी का नाम और निशान बन जाएगी। नवाब काजिम अली खान का परिवार हर उस मौके पर भाजपा के साथ खड़ा दिखा है जब जब आजम के खिलाफ बात हुई है। रामपुर उपचुनाव के वक्त भी नवाब परिवार ने भाजपा प्रत्याशी को ही समर्थन दिया था और फिर से रामपुर की स्वार सीट पर ऐसे ही समीकरण नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में जीत के आंकड़े सपा के हौसले जरूर बढ़ाते हैं। स्वार सीट पर 3,07,000 वोट हैं। 2022 के चुनाव में यहां से अब्दुल्ला को बड़ी जीत मिली थी। अब्दुल्ला को 1,26,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो कुल वोट का करीब 60% था। दूसरे नंबर पर हमजा मियां थे, जिन्हें 65,000 वोट ही मिल पाए थे, जो करीब 30% था। यानी अब्दुल्ला की जीत 60,000 से भी ज्यादा वोट से हुई थी। कुल मिलाकर स्वार सीट पर सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि आजम के खिलाफ सिर्फ विरोधी ही नहीं, सपा के भी कई नेता हैं जो लंबे समय से आजम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
देखिए सपा, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करेंगे कि हर वर्ग की तरह जो है आजम खान साहब के कहने का प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। उनके कहने का प्रत्याशी उतरेगा तो जाहिर सी बात है उनकी जेब का होगा, दफ्तर का कोई और आदमी होगा, उनकी पसंद आसिम राजा साहब हैं, ऐसे लोग प्रत्याशी होंगे तो वोट कौन देगा। इनसे पार्टी मुक्त होकर पार्टी अपने हिसाब से जांच कराकर धरातल के आदमी को, फील्ड के आदमी को, जब ज़मीन पर वर्कर है उनमें प्रत्याशी बनाए किसी को, बहुत मजबूती से लड़ेगी पार्टी। राष्ट्रपति से मांग करेंगे, हम लोग लिख के दे रहे हैं पत्र में। रामपुर में एक तरफ जहां आजम परिवार के सामने सियासी संकट है, तो अखिलेश के सामने भी रामपुर से पश्चिमी यूपी को बड़ा संदेश देने की चुनौती है, क्योंकि रामपुर के मुसलमानों का मूड कुछ हद तक ये साफ करता है कि पश्चिमी यूपी का सियासी माहौल क्या है। और अगर इस बार भी अखिलेश इस उपचुनाव को जीतने में चूके तो 24 से पहले पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा में जाने वाले धर्म सिंह सैनी चुभते हुए सवालों के घेरे में हैं। धर्म सिंह सैनी के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल एसटीएफ ने आयुष कॉलेजों में बिना नेट परीक्षा के हुए एडमिशन मामले में चार्जशीट दाखिल की है और इस चार्जशीट में धर्म सिंह सैनी का भी जिक्र है। जिस वक्त ये मामला सामने आया था उस वक्त धर्म सिंह सैनी आयुष मंत्री थे। चार्जशीट में दावा है कि कॉलेज की मान्यता के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए की घूस पहुंची, जिसका एक बड़ा हिस्सा पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी को भी मिला है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा माने जाने वाले धर्म सिंह सैनी पहले विधानसभा चुनाव हारे और अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल यूपी के आयुष घोटाले में जांच कर रही एसटीएफ बहुत जल्द धर्म सिंह सैनी से पूछताछ कर सकती है। आयुष मंत्री रहते हुए धर्म सिंह सैनी पर कॉलेजों की मान्यता की मंजूरी के लिए घूस लेने का आरोप लगा है। यूजी और पीजी की मान्यता के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए घूस लेने की बात सामने आई थी। दावा है कि इस घूस का एक बड़ा हिस्सा धर्म सिंह सैनी को दिया गया है। ये खुलासा एसटीएफ की ओर से आयुष कॉलेजों में बिना नीट परीक्षा के हुए एडमिशन मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में हुआ है। धर्म सिंह सैनी के खिलाफ उनके निजी सचिव राजकुमार दिवाकर का बयान सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि राजकुमार दिवाकर ने एसटीएफ को दिए बयान में कहा था कि आयुष कॉलेज को मान्यता देने के लिए मंत्री धर्म सिंह सैनी को घूस मिली थी। एसटीएफ ने अपनी जांच में पाया है कि आयुष मंत्री रहते हुए धर्म सिंह सैनी ने कॉलेजों को यूजी और पीजी की मान्यता दिलाने के लिए मोटी रकम बतौर रिश्वत ली थी। दरअसल एसटीएफ आयुष कॉलेजों में बिना नीट की परीक्षा कराए बगैर दाखिले के मामले की जांच कर रही थी। इस मामले से जुड़े हुए लोगों के जब एसटीएफ ने बयान दर्ज किए तब आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी के निजी सचिव राजकुमार ने रिश्वतखोरी की बात कबूल की। एक तरफ धर्म सिंह सैनी के सामने कानूनी संकट है तो दूसरी तरफ राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। धर्म सिंह सैनी पश्चिमी यूपी में ओबीसी सियासत का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो मायावती की सरकार से लेकर योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। हालांकि सहारनपुर की नकुर से वो 315 वोट से चुनाव हार गए थे। खतौली उपचुनाव से पहले चर्चा थी कि धर्म सिंह सैनी भाजपा में वापसी करने वाले हैं, लेकिन ऐन मौके पर भाजपा में वापसी के उनके रास्ते बंद हो गए। अब चर्चा है कि इस घूसकांड की वजह से ही भाजपा में उनकी एंट्री पर ब्रेक लग गया था। सामने आया है ना, इसीलिए तो सामने आया है कि हम बहुत ही पारदर्शिता के साथ में कार्य कर रहे हैं। कोई भी कुछ करेगा तो उसकी हर चीज हमारे सामने आएगी, उसे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बचेंगे नहीं वो, कोई भी नहीं बच सकता, कोई नहीं। जो भी व्यक्ति जिस अपराध में पकड़ा जाएगा उसके लिए कोई भी कहीं बचने की गुंजाइश नहीं है। पार्टी अपना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय संगठन मंत्री जी खुद जांच पड़ताल करेंगे। हमारी इकाई सेक्टर और मंडल और जिले में है। अगर ऐसे कुछ विषय हैं तो स्वयं पड़ताल पार्टी करेगी और पड़ताल करके ही कोई पार्टी निर्णय करती है। जल्दीबाजी कुछ होता नहीं पार्टी में। यानी सिर्फ राजनीतिक संकट ही नहीं, अब तो धर्म सिंह सैनी पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इससे पहले एसटीएफ ने
धर्म सिंह सैनी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर बुलाया भी था, लेकिन वो पहुंचे नहीं। धर्म सिंह सैनी की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी, जो खारिज हो चुकी है। यानी भाजपा छोड़कर साइकिल पर सवार होने वाले धर्म सिंह सैनी के सर पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन इन 80 सीटों में कई ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम वोटर काफी बड़ी संख्या में हैं। ये बात पार्टी भी अच्छे से जानती है कि 80 सीट जीतने के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी साधना होगा। इसके लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है, जिसके तहत जल्द ही बड़ा अभियान चलाया जाएगा। भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा इसके लिए सूफी सम्मेलन करवाने की तैयारी में है। उधर उत्तर प्रदेश में भाजपा ऐसे कई सम्मेलन करवाने की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए बड़े सूफी स्थलों में मुसलमानों से जुड़ाव बनाने के लिए पार्टी काम करेगी। यूपी में अगर भाजपा को क्लीन स्वीप करना है तो मुसलमानों को साधना सबसे जरूरी है। यही वजह है कि कभी पसमानदा तो कभी सूफी सम्मेलन के जरिए धारदार रणनीति तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ जैसी बड़ी दरगाह है, जहां पूरी दुनिया से जायरीन आते हैं। यही नहीं, अलग अलग जिलों में और भी बड़े सूफी स्थल हैं, जिनकी पूरे भारत में मान्यता है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। भाजपा जानती है कि एक बड़ा वर्ग इन दरगाहों से खुद को जोड़कर देखता है। अब इन्हीं दरगाहों के सूफी संतों के जरिए भाजपा अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने वाली है। असल में जो दरगाहें हैं, खानकाएं हैं, इनसे एक बड़ा वर्ग अपने आप को जोड़ कर रखता है। और जो खानकाएं हैं या सूफी संत हैं, वो इस देश की जो मूल परंपरा है, वो गंगा जमुना तहजीब के एक तरह से सिंबल हैं। और वो उनके पास जो लोग जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे मिलकर अपनी बात रख के उन लोगों को जोड़ करके और मोदी जी और योगी जी की नीतियों से अवगत कराकर जो पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय, क्योंकि गरीब कल्याण पार्टी की मूल नीति है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले करीब 2 दर्जन ऐसी सीटों को चिन्हित किया है, जहां अल्पसंख्यक वोटर काफी अहम भूमिका में हैं। इनमें से कुछ सीटों पर भाजपा पिछले चुनाव में जीत नहीं पाई थी, जबकि कुछ सीटें ऐसी भी रहीं जहां भाजपा की हार का अंतर काफी कम था। अब पार्टी की कोशिश इन्हीं सीटों पर कमल खिलाने की है। पहले पसमानदाओं को साधने के लिए सम्मेलनों का आयोजन और अब सूफियों के बीच पैठ बढ़ाने की तैयारी। मतलब साफ है कि मिशन 2024 को लेकर भाजपा अल्पसंख्यकों को साथ लाने के लिए सभी मोर्चों पर काम करने में जुट गई है। जिन सीटों को भाजपा ने चिन्हित किया है, वहां मुस्लिम वोटर की आबादी 30 से 50% तक है। ऐसी सीटों पर कमल खिलाने के लिए अलग से रणनीति तैयार हो रही है। पहली कोशिश यही है कि सरकार की योजनाओं का बखान किया जाए। इसके लिए भाजपा ने हर सीट पर कम से कम 5000 सक्रिय सदस्य बनाने की तैयारी की है, जो भाजपा के लिए काम करेंगे, उसकी नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। भाजपा के एजेंडे में जो सीटें हैं, उनमें अधिकतर पश्चिमी यूपी की हैं, जैसे सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में भाजपा 2019 का चुनाव हार गई थी। इसी तरह मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा का नाम भी इस लिस्ट में है। पूर्वांचल की बात करें तो आजमगढ़ और श्रावस्ती पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर को भाजपा ने उपचुनाव में जीत लिया था, लेकिन 2024 में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पुख्ता तैयारी की जा रही है। 2 दर्जन के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक लगभग 30% और इससे ज़्यादा है, और ये आबादी लगभग 50% तक भी है। तो ऐसी लोकसभाओं पर हम एक अलग से योजना बना करके किस प्रकार से हम जो लाभार्थियों के माध्यम से बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंच सकें। मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक और बागपत से लेकर फिरोजाबाद तक ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा की जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में भाजपा की कोशिश इस बार जीत के अंतर को भी बढ़ाने की है और पार्टी का मानना है कि इस रणनीति से फायदा मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सपा ने भाजपा की इस रणनीति पर चुभने वाला हमला बोला है। हम मस्जिदों में एक ही सफ में नमाज पढ़ते हैं
अब भाजपा मुसलमानों को भी बांटना चाह रही है, पसमानदा और पता नहीं नीचा ऊंचा करके। ये चलने वाले कार्ड नहीं है। भाजपा को पहले मुसलमानों का दिल जीतना पड़ेगा, मुसलमान के लिए काम करना पड़ेगा, नफ़रतों को बंद करना पड़ेगा और मुसलमान का हक इस देश में देना पड़ेगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के मुस्लिम वोटर फिर एक बार दिल्ली की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन ये भाईजान किसके साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन भाजपा ने इसकी तैयारी अभी से तेज कर दी है। भाजपा की पहली कोशिश उन मौजूदा सांसदों को छांटने की है जिन्होंने लोगों के बीच बेहतर पहचान बनाई। इसके लिए हर लोकसभा सीट पर मौजूद सांसदों का इंटरनल सर्वे होगा। पार्टी देखेगी कि सांसद सोशल मीडिया से लेकर जनता के बीच तक सरकार की नीतियों का किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा इस सर्वे में सांसदों की लोकप्रियता का भी टेस्ट होगा। मोदी और योगी के मैजिक पर सवार भाजपा के सामने दिल्ली में हैट्रिक लगाने की चुनौती है, और ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब एक एक कदम मजबूती से रखा जाएगा। जिस यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, वहां भाजपा ने अभी से ही काम तेज कर दिया है, और इसका सबसे पहला पड़ाव है उन सांसदों की छंटनी करना जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं। भाजपा अपने सभी सांसदों का इंटरनल सर्वे करवाने वाली है। 2019 में जो 64 सांसद जीते थे, उनका सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे में सांसद की लोकप्रियता का टेस्ट होगा। सोशल मीडिया पर सांसद कितने एक्टिव हैं, इसका भी सर्वे होगा। ये भी देखा जाएगा कि सांसद केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाते हैं। बीजेपी की हमेशा से एक रणनीति रही है कि उन सांसदों को टिकट दिया जाए जो क्षेत्र में सक्रिय हो, जिनको जनता स्वीकार करे, और इसके साथ साथ जो बीजेपी के लिए जिताऊ कैंडिडेट हो सके। तो इन तमाम सारे पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी अब सर्वे करने जा रही है, जिसमें अपने सांसदों को परखेगी, और जिन सांसदों को इन कसौटियों पर खरा नहीं पाएगी उनका टिकट कट सकता है। लिहाजा ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी संगठन के स्तर पर, इंटरनल सर्वे के आधार पर और जनता के सर्वे के आधार पर अपने प्रत्याशियों का चयन करती है। जाहिर है जो सांसद इस टेस्ट में पास होगा 2024 में उसी के चेहरे पर भरोसा जताया जाएगा। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि टिकट जो होता है वो हाई कमान के पास, पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जीत का सर्टिफिकेट होता है वो जनता के पास होता है। तो कई बार टिकट के बाद भी जीत इसलिए नहीं होती है कि जनता पसंद नहीं करती है, तो वो जीत का सर्टिफिकेट पब्लिक के हाथ में होता है डेमोक्रेसी में। तो इस सर्वे से पता चलेगा कौन लोकप्रिय है, कौन अलोकप्रिय है। उस गुण और दोष के आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। मैं इसका स्वागत करता हूँ। यानी टिकट का वही हकदार होगा जो टेस्ट की कसौटी पार करेगा, और जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं होगा उनका पत्ता कट सकता है। इस सर्वे में सांसदों के खेल प्रतियोगिता पर भी रिपोर्ट होगी, यानी सांसदों ने किस तरह से खेल प्रतियोगिताओं के जरिए युवाओं को कनेक्ट किया, इसे भी परखने की तैयारी है। चुनाव के लिए जब भी जो चुनाव होते हैं तो हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयारी रखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है जो बूथ स्तर पर लगातार 365 दिन काम करता है। इसलिए कभी भी कोई भी चुनाव होते हैं, पार्टी गंभीरता के साथ हम कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ते हैं और विजय दर विजय हम प्राप्त करते जाते हैं। किसी भी चुनाव को भाजपा पूरी तैयारी के साथ लड़ती है, और ये चुनाव तो सीधे दिल्ली की गद्दी का है। ऐसे में पार्टी कोई भी कील कांटा छोड़ना नहीं चाहती। जीतने के लिए सारे मापदंड देखे जाते हैं, नापे जाते हैं। कौन उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार जीतने की स्थिति में पूर्णता है, तो सारे विषय संज्ञान में लिए जाते हैं। उसके अनुरूप ही चुनावी मैदान के अंदर कैंडिडेट को उतारा जाता है और देखा जाएगा। अभी तो ऐसी कोई सर्वे वर्वे नहीं चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो आप कह रहे हैं ये होता है सारा कुछ। इधर भाजपा काम और छवि के आधार पर सांसदों का टिकट पक्का करने की तैयारी कर रही है, तो सपा चुभने वाला हमला बोल रही है। विकास की सरकार का आलम यह है कि कहा था कि वो कोविड में के सांसदों की निधि हम पोस्टपोन कर रहे हैं। मैं तो अंग्रेजी पोस्टपोन का मतलब ये समझता हूँ कि बाद में दे दी जाएगी। अब उन्होंने खत्म ही कर दी। सियासी विरोध और जुबानी हमले एक तरफ, लेकिन जमीन पर भाजपा ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसके लिए बहुत जल्द यूपी संगठन में फेरबदल भी देखे जाएंगे। संगठन को मजबूत करने को लेकर गुरुवार को पार्टी की बैठक भी हुई।
बूथ स्तर पर भाजपा कैसे मजबूत होगी, इस पर लंबी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी दिनों में संगठन का पुनर्गठन हो सकता है। अब जैसी परिस्थिति बनेगी उन परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये परिवर्तन नहीं है, पुनर्गठन है। पुनर्गठन, और इसी महीने होगा, फरवरी में ही? हाँ, निश्चित रूप से जल्दी करेंगे। साफ है कि भाजपा अपनी नई टीम में अनुभव के साथ साथ युवा जोश के तालमेल को बिठाएगी। कई चेहरे बदले जाएंगे तो कई नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के मदरसे एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि मदरसों की जांच के लिए सरकार की तरफ से नया आदेश जारी हुआ है। दरअसल नेपाल की सीमा पर जो मदरसे मौजूद हैं उनके खिलाफ सरकार के पास शिकायतें पहुंची थी। शक जाहिर हुआ कि इन मदरसों पर आतंकी कनेक्शन है। यही वजह है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से बॉर्डर पर मौजूद मदरसों की जांच के आदेश जारी हुए। इससे पहले यूपी के लगभग सभी मदरसों की फंडिंग की जांच हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट सरकार के पास है। क्या नेपाल बॉर्डर के पास जो मदरसे मौजूद हैं उन्हें आतंकी अपना हथियार बना रहे हैं? क्या देश की सीमा पर मदरसों के जरिए नापाक साजिश रची जा रही है? ये सवाल पैदा हुए हैं यूपी सरकार के एक आदेश के बाद, क्योंकि फंडिंग से जुड़ा सर्वे करवाने के बाद अब सरकार का फोकस नेपाल सीमा पर मौजूद मदरसों को लेकर है। क्योंकि पिछली बार जो सर्वे हुआ था उसने कुछ मदरसों की फंडिंग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कुछ मदरसों में फंडिंग ठीक से, मतलब फंडिंग का स्रोत ठीक नहीं है। जब शिकायत हमारे पास आती है तो हम उसकी जांच भी कराते हैं, क्योंकि शिकायत करना ने शिकायत इसलिए की है कि शासन में पहुंचकर अल्पसंख्यक विभाग मंत्री के पास जाएंगे तो इस पर जांच हो जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई भी हो जाएगी। तो हमने जो सर्वे कराया, सर्वे में दो बातें निकल कर आई फंडिंग की। एक तो ये आया कि ये फंडिंग हमें ज़कात से मिली है, एक ये आया कि फंडिंग हमें चंदे से हुई है। तो दोबारा फिर इसको जांच कराया। वहाँ रहने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो ज़कात कर सकें, वहाँ रहने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो चंदा दे सकें। प्रदेश में एक बार फिर से मदरसों की जांच का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस बार टारगेट पर वो मदरसे हैं जो नेपाल से सटी सीमा के आसपास बने हुए हैं। इसके पीछे वजह ये कि जब पहले इनका सर्वे कराया गया तो इन मदरसों ने अपनी आय के स्रोत के रूप में ज़कात और दान बताया था, लेकिन विभाग का ये मानना है कि जब इसकी और डिटेल जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि जिन जगह पर ये मदरसे बने हैं वहाँ के लोगों का स्तर ऐसा नहीं कि वो ज़कात या दान दे सके, जिससे इन मदरसों का संचालन किया जा सके। इतना ही नहीं, विभाग को इस बात की भी आशंका है कि इन मदरसों का कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं। मामला फंडिंग से जुड़ा तो शक की सुई आतंकी कनेक्शन तक भी पहुंच रही है और सरकार भी इस बात को मानने से इनकार नहीं करती। मदरसों से जो सर्वे के अंदर जानकारियाँ मांगी गई थी वो पूरी तरह से दी नहीं है, और दी हैं तो सही नहीं है। तो ऐसी जो जानकारी है उन पर संदेह अपने आप में उत्पन्न हो जाता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए देश और प्रदेश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। कोई आतंकवादी घटना ना हो, कोई गलत काम ना हो, कोई घोटाला ना हो, या कोई गलत तरीके का पैसा किसी भी काम में ना लगा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पहली प्राथमिकता रहती है। 6 महीने में दूसरी बार मदरसों के सर्वे का आदेश आया तो ये फैसला मौलानाओं को चुभ गया। आरोप लगाया गया कि गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसों के हौसले पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर जहां कहीं भी मदारिस इस्लामिया अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर सिर्फ़ और सिर्फ अवामी डोनेशन से और ज़कात की रकम से अपने इदारे को चलाते हैं और चलाते आए हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि बार बार इस तरह की बातें मदारिस इस्लामिया को लेकर की जानी चाहिए, क्योंकि मदारिस इस्लामिया अपने आप में एक बड़े पैमाने पर इल्म की रोशनी को आम करने के लिए और मुल्क से जिहालत के ख़ात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए इस तरीके की बातें या इस तरीके के ऑर्डर्स बार बार जब मंजर आम पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके हौसलों को भी नुकसान पहुंचता है। एक तरफ मौलानाओं के चुभते हुए सवाल हैं तो दूसरी तरफ सियासत, जो इस बार भी सरकार की नीयत को सवालों के बीच लाकर खड़ा करना चाहती है। देखिए, इलेक्शन करीब है जी, 2024 का इलेक्शन होना है, तो अब ये
हिंदू मुसलमान भी होना ही होना है। मदरसों के ऊपर, बाकी और चीज़ों पे, अजान पर, नमाज पर, मस्जिद पर, ये सियासत तो इस देश में बदकिस्मती से हो ही रही है। मतलब आपको लगता है कि मंत्री महोदय का ये जो बयान है मदरसों को लेकर के, ये 2024 की तैयारी है भाजपा की? जाहिर सी बात है, इतना अभी सारी इंक्वायरीज हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं मिला तो अब फिर दोबारा एक शोशा छोड़ दिया गया। पिछली बार जब मदरसों के सर्वे का आदेश आया था तब भी इसी तरह से सियासत हुई थी। हालांकि पिछले सर्वे की रिपोर्ट पर अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। बात आगरा के किले में शिवाजी जयंती की बड़ी तैयारी की। आज से करीब 357 साल पहले मुगल शासक औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को आगरा में कैद करने का आदेश दिया। 3 महीने तक कैद में रहने के बाद शिवाजी यहां से सुरक्षित ढंग से फरार हो गए थे। शिवाजी के साहस का मराठा इतिहास में खास स्थान है। इसी को याद करते हुए महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से आगरा के किले में 19 फरवरी को शिवाजी जयंती के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। 24 के चुनाव को लेकर इसे हिंदुत्व का बड़ा संदेश माना जा रहा है। आगरा के जिस किले में मुगल शासक औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को कैद किया था, अब उसी किले के दीवाने आम में गूंजेगी वीर शिवाजी की गौरव गाथा। आगरा के इस किले में ही मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके युवराज संभाजी को कैद करके रखा था और यहीं से 3 महीने कैद में रहने के बाद शिवाजी सुरक्षित ढंग से फरार हो गए थे। मराठा इतिहास में इस घटना का खास महत्व है। अब करीब 450 साल पुराने इसी किले में 19 फरवरी को मनाई जाएगी शिवाजी की भव्य जयंती। ये छत्रपति शिवाजी की 393वीं जयंती होगी, जिसे ऐतिहासिक बनाया जाएगा। आगरा के इस किले में शिवाजी जयंती के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र सरकार और अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान की तरफ से किया जा रहा है। किले के बाहर एक बड़ी प्रतिमा भी शिवाजी महाराज की लगाई गई है। जो आगरा किला देख रहे हैं, इस किले में शिवाजी महाराज को लाया गया था और उचित सम्मान न मिलने पर जब उन्होंने विद्रोह किया तो उनको बंदी औरंगजेब के आदेश पर बना लिया गया था और ऐसे में अपने चातुर्य और अपने दिमागी कौशल का प्रयोग करते हुए फलों की टोकरी में बैठकर वो यहाँ से निकल गए थे। मथुरा में उन्होंने अपने बेटे संभाजी को छोड़ा और दूसरे रास्ते का प्रयोग करते हुए करीब 25 दिन बाद वो फिर से महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुँचे थे। तो कहीं न कहीं उन्होंने औरंगजेब की सल्तनत को स्वीकारा नहीं था, औरंगजेब को चुनौती दी थी और बाद में चलकर हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। पिछले साल नवंबर में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इस कार्यक्रम की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन पहले आदेश नहीं मिला था। अब इसकी हर रुकावट दूर हो गई है। कि शिवाजी महाराज के शौर्य का, उनके साहस का, उनकी कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता का और कार्य योजना बनाकर उसे कार्यान्वयन कर ले जाने वाली अद्भुत प्रतिभा का एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।